Good morning, student. Yesterday, I taught you about the order of reaction and difference between order of reaction and molecularity. Today, I will start integrated rate equation. Why will we start integrated rate equation? Because we already noted that concentration dependence of the rate is called differential rate equation, and a differential rate equation is not always convenient to determine the instantaneous rate, because instantaneous rate is calculated at any instant of the time during the reaction, as it is measured by determination of the slope of the tangent at a point t in the concentration time वर्सेस टाइम प्लॉट। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस रेट इक्वेशन होता है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, और ये हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता है डिटरमाइन करने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वह किसी भी पॉइंट पर निकालना होता है। इसे अगर हमें मेज़र करना है, डिटरमाइन करना है, तो हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। तब वहाँ पे हम टेंजेंट लेंगे और उसका स्लोप निकालेंगे, पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे किसी गिवन टाइम पे। अब यहाँ से जो है इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ, हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हम जो है कि रेट लॉ से इसको डिटरमाइन करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए जो डिफ़िकल्टी है, हम इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लेंगे या इंटीग्रेट कर देंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। उसे जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हमेशा सही हो जाएगा। और जो इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है वो रिलेशन डायरेक्ट कर देता है डायरेक्टली बिटवीन द मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट ऑर्डर का रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन हमें एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आज हम पहले शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन से, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको देखेंगे क्या आता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जहाँ कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन के पावर जीरो होता है। सपोज हम एक यहाँ पे रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिया है आर गिव्स पी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके लिए रेट का इक्वेशन लिखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, और कंसंट्रेशन के आर के पावर जीरो क्यों हमने लिया, क्योंकि वहाँ पे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एन की वैल्यू जीरो लिखेंगे, एन की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली क्या जानते हैं, मैथमेटिकली ये जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के पावर में जीरो है, किसी भी चीज़ के पावर में जीरो है तो वो यूनिट होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग जानते हैं
कि किसी भी नंबर के ऊपर हम 0 चढ़ा दिए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ रेट इक्वेशन में जब हम डी आर अपन डी टी इक्वल टू के आर के पावर हमने 0 लिख दिया है यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो हमारी है ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। अब ये 1 हो गई तो डी आर इक्वल टू के डी टी हो गया। ठीक है, अब बोथ साइड इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हमें r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई मिल जाएगा। और यहाँ पे जो i है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान ले कि t इक्वल टू 0 इनिशियल कंडीशन में लेते हैं, t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और उस समय कंसंट्रेशन r इक्वल टू आर नाट ले लेते हैं। जहाँ पे आर नाट क्या है? वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। आर नाट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे हम जो है t इक्वल टू 0 लिए, तो इस इक्वेशन में t की जगह पे 0 हमने यहाँ पे रख दिया, तो i इक्वल टू हमारा क्या आ गया? r आ गया। फिर से देखिए, समझिए, हमारा इंटीग्रेशन दोनों इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड में, तो r इक्वल टू माइनस के टी हो गया। ठीक है, r इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के टी हो गया। अब प्लस i हो गया। i यहाँ पे क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे t इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, और तब उस कंडीशन में t इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो r की वैल्यू है यहाँ पे हम r नॉट ले लेंगे। r नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है। अब यहाँ पे t इक्वल टू 0 अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे k माइनस के प्लस इंटू 0 प्लस आई हो जाएगा, और ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो r नॉट इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, हमने इस इक्वेशन में क्या क्या चेंज किया? इस वाले इक्वेशन में r की जगह पे r नॉट लिख दिया, और t की जगह पे हमने 0 लिख दिया, तो i की वैल्यू आ गई r नॉट। अब इस r नॉट की वैल्यू यानी i की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये पुट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है? तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आर नाट, माइनस के टी प्लस आर नाट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि k इक्वल टू यहाँ पे r यहाँ पे माइनस हम के टी कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको तो ये हमारा हो जाएगा r माइनस आर नाट। ठीक है, ये हमारा हो गया आर नाट अपॉन 0 है। ठीक है, अब यहाँ से t को लेते आएंगे तो माइनस के इक्वल टू आर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर नाट अपॉन टी। ठीक है, अब इस माइनस को इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर नाट माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पे ये हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ये ग्राफ है। यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमने बना दिया, तो टाइम ग्राफ यहाँ पे निकाला तो हमारा ये कंसंट्रेशन हो गया, ये टाइम हो गया। यहाँ पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये जो स्लोप आ रहा है, ये ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है वो के को बताएगा। ये माइनस स्लोप है, क्योंकि अभी हमने इक्वेशन में देखा था कि माइनस था ना, अभी हमने इक्वेशन में क्या देखा था? माइनस था। तो इस ग्राफ को हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है? यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन होता है, इससे हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं आर के अगेंस्ट टी को, तो हमारा जो स्लोप होता है माइनस के आता है, ठीक है, और इंटरसेप्ट के रूप में आर नॉट आता है, मतलब थोड़ा जो इंटरवल होता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो k इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, आर नॉट माइनस आर दिख रहा है अपॉन टी दिख रहा है, ठीक है। एक बार हम पूरी प्रक्रिया को फिर से देख लेते हैं ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, एक बार फिर से सारी चीज़ देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कहीं से ना हो हमें। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो हम क्या जानते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कंसंट्रेशन के पावर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो कंसंट्रेशन के पावर वन, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो कंसंट्रेशन के पावर टू, और थर्ड ऑर्डर रहेगा तो कंसंट्रेशन के पावर थ्री हो सकता है, यानी वहाँ पे टोटल ऑर्डर हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालते हैं तो सबसे पहले हम जीरो को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा r इक्वल टू आर गिव्स p दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि रेट इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इंटू के आर के पावर नॉट, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक में किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपन डी टी इक्वल टू के इंटू वन हो गया। अब इस क्वांटिटी को हम ट्रांसफ़र करें, ठीक है, इसको इधर लेते जाएं तो ये डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी हो गया। ये दो बात तो क्लियर होगी, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके बाद इसी इक्वेशन का बोथ साइड जो है हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इस इक्वेशन का बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो गया। यहाँ तक इक्वेशन को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे i क्या है, i जो है कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। आई होप नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि t इक्वल टू ज़ीरो अगर लेते हैं तो, अगर टाइम ज़ीरो लेते हैं तो उस समय जो हमारा कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा कि R इक्वल टू आर नाट होगा। अब ये जो आर नाट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब जो हमने रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त जो कंसंट्रेशन लिया था वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब अगर हम इस इक्वेशन में t की जगह पे ज़ीरो और r की जगह पे आर नाट रख देंगे तो हमारा हो जाएगा आर नाट इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई। अब यहाँ से आर नाट इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो हमारा आई इक्वल टू आर नाट आया है, ये जो वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, यहाँ पे जो ये वैल्यू हमारी आई है, इस वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से इसे यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ आई की जगह पे आर नाट हो जाएगा, जैसे हम इस इक्वेशन में नीचे देख रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में हम यहाँ नीचे देख रहे हैं। अब इसको, इस इक्वेशन को पूरे फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं के इक्वल टू आर नाट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगर हमें ग्राफ खींचना है
यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू स्लोप निकालेंगे। अभी हमें जो स्लोप निकालना है, कैसे पता रहे क्या स्लोप है, क्या हमारा किसके, तो हमारा यहाँ पे स्लोप माइनस के टी, यहाँ पे जो माइनस के दिखा रहा है ये स्लोप देगा, और ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारा जो है कि इंटरसेप्ट को बताएगा, और इसके अगेंस्ट हम टाइम के अगेंस्ट यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से ये ग्राफ। कंपेयर करते हैं पहले जो हमारा इक्वेशन था R=K, ये जो हमारा इक्वेशन था, एक बार इक्वेशन फिर से हम लिखते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन हमने इस ऊपर देखा था, R=KT प्लस R0। ठीक है, हमने क्या देखा था, R0, ये था हमारा इक्वेशन। अब इसको इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन के साथ। तो हम ग्राफ किसके लिए बनाएंगे, R अगेंस्ट T बनाएंगे। ठीक है, अब R अगेंस्ट T बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप होगा -K और इंटरसेप्ट होगा R0। जो हमने इक्वेशन पाया है R=-KT प्लस R0, उसको हम कंपेयर करेंगे y=mx प्लस c के साथ। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन R और T के बीच में। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, वो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो -K होगा, रेट कांस्टेंट होगा, और जो इसका इंटरसेप्ट होगा वो R0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में यहाँ पे ये इंटरसेप्ट आ रहा है, इतना हिस्सा हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है जो R0 को बता रहा है, और ये हमारा R कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, और ये जो हमारा स्लोप है, यहाँ माइनस क्यों लिखा है हमने, इक्वेशन में माइनस था तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। ठीक है, ध्यान रहे कि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो कंपेयर करते हुए y=mx प्लस c से खींचते हैं। स्लोप हमेशा जो है हमारा कांस्टेंट को बताएगा। अब डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस जीरो ऑर्डर के लिए हम टाइम और इसको कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो हमें यहाँ पे R0 इंटरसेप्ट के रूप में मिलता है और यहाँ पे K स्लोप के रूप में मिलता है जब हम ये ग्राफ निकालते हैं। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन टेंजेंट निकाल करके हम जो है कि पता कर लेते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें निकालना है तो उस इंस्टेंट पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब टेंजेंट कैसे निकलेगा वो भी हम लोग जान जाएंगे कि अगर हमें इधर कंसंट्रेशन पता है, इधर टाइम पता है, तो tan थीटा का फार्मूला लगा के स्लोप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का रिएक्शन देख लिया, उसमें जो है कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे मिलता है वो हमने देख लिया, और कैसे ग्राफ खींचेंगे और स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये हमने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं सिंप्लीफाई। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया है, जो कि मैंने पहले ऊपर बता दिया था, यहाँ से ये इक्वल टू है, ये माइनस है बीच में। ठीक है, ये हमारा R0 माइनस R अपन T हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें ये देखना होगा कि जो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है ये बहुत अनकॉमन होता है, रिलेटिवली जो अनकॉमन होते हैं। ये हमेशा एक स्पेशल कंडीशन में होते हैं। स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या है, अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और हमें पकड़ना है कि ये जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो एकदम सिंपल है। सिंपल क्या है, अगर वो रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर वो रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, या
कोई ऐसा एक फैक्टर है जो उस रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, अपने से वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर है, क्योंकि उस फैक्टर के ऊपर, जैसे लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, अब लाइट नहीं रहेगी तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर लाइट के प्रेजेंस में जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर डे टाइम में होता है वो फोटोलिसिस ही नहीं हो पाएगी, तो नाइट टाइम में जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नहीं हो पाएगा। तो अब ये इसको हम जीरो ऑर्डर ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सनलाइट में हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, या सनलाइट में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, मीथेन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट में, तो वहाँ अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो रिएक्शन उस तरह का नहीं होगा। तो ऐसे में ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, जो कि एक स्पेशल कंडीशन में होता है। जितने भी हमारे सम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन होते हैं और जो मेटल सरफेस पे रिएक्शन होते हैं वो सब जीरो ऑर्डर के होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे हम रिडक्शन प्लेटिनम, इरिडियम, कैडमियम पे कराते हैं, अगर जैसे इथीन हमारे पास है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए प्लेटिनम के ऊपर, तो वो रिडक्शन तो हो गया, इथीन से इथेन बन गया, लेकिन वो ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे हमें क्या है कि रिएक्शन को याद करना पड़ता है। हम याद करते हैं कि कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा, कौन सा एक जीरो ऑर्डर होगा, तो हम इसके लिए एक पहचान बना लेते हैं कि हम किस बेस पे उसको पकड़ पाएंगे, रटना ना पड़े। तो अगर हम ये जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के, कैटलिस्ट के ही ऊपर डिपेंड है या मेटल सरफेस के ऊपर उसका रिएक्शन हो रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ये अमोनिया जो है डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया हो रहा है, लेकिन वो हॉट प्लैटिनम के ऊपर, सरफेस के ऊपर हो रहा है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल है कि अगर ये कंडीशन कहीं है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे एंजाइम बेस्ड रिएक्शन, सारे कैटालाइज्ड रिएक्शन, लेकिन सम जो है एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होंगे वो सब के सब जीरो ऑर्डर होंगे, ठीक है। या जो मेटल सरफेस पे रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, जीरो ऑर्डर होंगे। आई होप बात सारी समझ में आ गई होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एक बार फिर से बता देते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वहाँ पे हम कंसंट्रेशन के पावर जीरो लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है कि इक्वल टू R0 - R/T मिलता है, ठीक है। और अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है, उसमें ग्राफ में की मदद से हम स्लोप को अगर निकालेंगे तो भी हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और इस ग्राफ को बनाने के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करते हैं y = mx + c यूज़ करते हैं। और उसके बाद कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें यहाँ पे r जो दिख रहा है वो इंटरसेप्ट है, k स्लोप है, y टाइम है और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अगर हमारा इक्वेशन मैच कर रहा है y = mx + c से, तो यहाँ पे c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, और इसका मतलब y और x के अगेंस्ट हमने बनाया है, तो यहाँ पे जो m है वो स्लोप है, वो m क्या है, स्लोप है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें तो यहाँ से अगर ये हमें पता है, टाइम पता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पता है, तो हम इस स्लोप को जो है कि ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ हमने समराइज़ कर लिया दिमाग में कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, मेटल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। लेकिन अगर फर्दर चेंज हो रहा है रिएक्शन में, कंडीशन में, अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस मेकिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने जो एग्जांपल लिया था अमोनिया के डिसइंटीग्रेशन में, इन दिस रिएक्शन प्लैटिनम मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट,
एट हाई टेम्परेचर मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विथ गैस मालिक्यूल। हाई टेम्परेचर पे गैस मालिक्यूल क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। वो सरफेस जो है सैचुरेट हो गया गैस मालिक्यूल के साथ। तो फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के कंसनट्रेशन में वहाँ कोई चेंज नहीं हो पाता है कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर, और इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसनट्रेशन होता है। इसी तरह से जो है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ आयोडीन गोल्ड सरफेस के ऊपर करते हैं, वो भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन मेटल सरफेस पे हो रहा है और कोई रिएक्शन कैटलिस्ट सरफेस पे हो रहा है या कोई रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में ही हो रहा है, तो हमारा जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन होगा, ठीक है। अब हम आज थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या देखते हैं, इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पावर फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ से देखें तो यहाँ से आर रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के, इक्वेशन लिख लेंगे, आर के पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस आर को हम डी एक्स अपान डी टी या डी आर अपान डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डी टी लिख दिया। तो अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कंसंट्रेशन के फर्स्ट टर्म पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डी आर अपान डी टी इक्वल टू के आर हो जाएगा, डी आर अपान डी टी इक्वल टू के आर होगा। अब यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही है, यहाँ पे ये नहीं भूलना है कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि डी आर अपान, इसको यहाँ लेते आते हैं, इस चीज़ को हम इस आर को यहाँ लेते जाते हैं, टी को यहाँ पे लेते जाते हैं, डी टी को, तो यहाँ में डी आर अपान आर हो जाएगा और ये के डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पर इक्वेशन एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आई की वैल्यू हमें फिर से निकालनी पड़ेगी, ये जो है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर टी इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा और तब आर की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में किया था। एकदम सिंपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हमने किया था सेम वही चीज़ करना है हमें, बस हमने इंटीग्रेट जब किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर में चूँकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ टी की वैल्यू 0 रखने पे यहाँ पे कंसंट्रेशन के बराबर आई की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टी इक्वल टू अगर हमने सपोज 0 ले लिया, टी इक्वल टू हमने सपोज 0 ले लिया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर नॉट हो गया, वेयर आर नॉट क्या है, यहाँ पे हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। आर नॉट क्या है, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि ये एल एन आर नॉट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू यहाँ पे है, ये जो एल एन आर लिखी हुई है, यहाँ पे हम आर की जगह पे आर नॉट ले लेंगे, यहाँ पे ये हम जो दिख रहे हैं, और टी की जगह पे 0 रख देंगे, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा एल एन आर नॉट आ जाएगा, एल एन आर नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में भेज देते हैं, सिंपल से ध्यान दीजिएगा। पहले सारा कुछ जीरो ऑर्डर की तरह से हमने किया है, वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है। अब इसको हम यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आई की जगह पे हम एल एन आर नॉट लिखेंगे, ठीक है। आई की जगह पे क्या करेंगे, एल एन आर नॉट लिखेंगे, और एल एन आर नॉट लिखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन मिलेगा हमको, ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम के टी
इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा ln आर नॉट माइनस ln आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ln आर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें अगर ग्राफ खींचना चाहे तो हम यहाँ पे ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पे t को इसके नीचे लेते जाएं तो k इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इसको इधर ले लिया है। अब ये इधर गया तो ये माइनस, हमारा वैल्यू माइनस में आता है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या है, इसके माइनस इसको कर दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारा इक्वेशन हो गया ln आर नॉट माइनस ln आर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हमें लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि, ठीक है, और यहाँ पे अब पहले इसके बीच का स्टेप और ले लेते हैं, कुछ स्टेप रह गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ln आर नॉट माइनस आर अपॉन में t। ठीक है, अब चूंकि ये लॉगरिथम वाला इक्वेशन है तो हम इसको लिखना चाहें तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln आर नॉट अपॉन आर, और यहाँ पे 1 अपॉन टी हो जाएगा इनटू। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, 1 अपॉन टी ln आर नॉट इंटू आर हो गया। ये हमें इक्वेशन मिल जाता है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन मिल गया, ये फाइनल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम पहले ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो हमारा जो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है और इस ऑर्डर के रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यही काम किया है यहाँ पे। अब ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर अब इसको K1 K2 के फॉर्म में टाइम T1 T2 चेंज हुआ है तो उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, हमारा मेन इक्वेशन यहाँ पे है, ये इक्वेशन को हमें ध्यान में देना है। ठीक है, अब अगर हम टाइम T1 T2 अगर करेंगे, R1 R2 करेंगे, तब ये हमें इक्वेशन मिलेगा जब अगर हम टाइम को चेंज करते हैं तो। ठीक है, अगर टाइम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन है। आई बात समझे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम उसी इक्वेशन को लिखा गया है, टाइम डिफरेंस के कारण लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल एक बार इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। वैसे ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी इक्वेशन को देखिए, जो हमने पहले लिखा था उसी इक्वेशन को यहाँ पे इसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे ln हटाएंगे तो हमें इक्वेशन कुछ दूसरा मिलेगा, अगर ln हटाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये ln हटाने पर आया ये। ठीक है, वहाँ पे ln हटा करके हमने 2.30 t अपन t तो था ही लॉग आर नॉट अपन आर कर दिया। अब इसी चीज़ को एक बार कल फिर से देखा जाएगा, आप लोग बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। और कल हम इसका ग्राफ खींचना बताएंगे और एक बार इक्वेशन को अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगी तो उसको क्लियर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।